हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये टॉपिक मैंने पिछली क्लास में भी स्टार्ट कर दिया था। अब इसका रिमेनिंग पार्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड। हमने इसमें पिछली क्लास में टॉर्क का फॉर्मूला डिस्कस किया था और डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिस्कस किया था। यहाँ पर थीटा का मतलब क्या था? थीटा का मतलब था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल के बीच का एंगल। ये थीटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें हमने पहला केस पिछली क्लास में डिस्कस किया था, एक थीटा बराबर 0 डिग्री। और थीटा अगर इसमें 0 डिग्री रखेंगे तो टॉर्क 0 आएगा और टॉर्क 0 आने का मतलब होता है कि डाइपोल इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम तीन तरह के होते हैं, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। और थीटा बराबर 0 पर हमने डिस्कस किया था कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम था और उसके अबाउट डाइपोल ऑसिलेटिंग मोशन कर रहा था एंड दैट ऑसिलेटिंग मोशन इज say SHM motion if angular displacement theta is very small। और उसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। अब नेक्स्ट सेकंड केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये वाला जो थीटा है 180 डिग्री हो, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट इस तरह से हो और थीटा अगर 180 होगा तो हम जानते हैं sin 180 की वैल्यू 0 होती है, cos 180 की वैल्यू -1 होती है। अब ये वैल्यूज यहां रखेंगे तो टॉर्क तो कितना आ जाएगा? टॉर्क बराबर 0 और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आई प्लस पी के बराबर। अब देखिए, जिस यहां टॉर्क 0 होने का मतलब इक्विलिब्रियम और पोटेंशियल एनर्जी इस इक्विलिब्रियम पर मैक्सिमम है, तो यह अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। तो जिस इक्विलिब्रियम पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है और जिस पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ इस वाली सिचुएशन में जब थीटा बराबर 180 डिग्री है तो इक्विलिब्रियम कैसा है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। थीटा बराबर 180 पर डाइपोल कैसे इक्विलिब्रियम में? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम से मतलब क्या होता है? जैसे अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, अभी इस डाइपोल पे टॉर्क 0 है। अब एक्सटर्नल फोर्स लगाकर इस पर हल्का सा इसको अगर डिस्प्लेस करके छोड़ दो डाइपोल को, देखो डाइपोल को अगर मैं इधर ले जाकर छोड़ूंगा, थीटा एंगल से इधर घुमाऊंगा, तो अब इस पर टॉर्क किधर लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड का हमेशा इस p को e के पैरेलल लाने की कोशिश करता है ना, तो p पर टॉर्क किधर लगेगा? तो टॉर्क और थीटा का डायरेक्शन सेम है, तो यह टॉर्क लगने से थीटा इंक्रीज होगा या डिक्रीज? इंक्रीज होगा ना। और इंक्रीज होने का मतलब है डाइपोल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो ये अपनी कभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोबारा नहीं आएगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन से अवे जाएगा। तो इसका मतलब है डाइपोल इज इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और इट विल नॉट परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन और एसएचएम मोशन। तो ये सेकंड केस। नाउ थर्ड केस। अब देखिए sin 91 है और टॉर्क के फॉर्मूले में sin थीटा आता है, तो टॉर्क तो इस सिचुएशन में मैक्सिमम आएगा ना, p के बराबर। और पोटेंशियल एनर्जी इस कंडीशन में 0 आ रही है, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम है? जनरली क्वेश्चन ये बच्चे ही बोलते हैं, पहला सर स्टेबल था, दूसरा अनस्टेबल, तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। लेकिन ये इक्विलिब्रियम ही नहीं है। इक्विलिब्रियम में टॉर्क 0 होना चाहिए। इट इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। दिस डाइपोल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। इस डाइपोल के लिए न्यूट्रल इक्विलिब्रियम डिफाइन नहीं है, तो यहाँ ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। अगर इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी 0 के बराबर आई तो ये डाइपोल के लिए तीन स्पेशल केस हमने डिस्कस किए।
अब देखिए अगर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालना है डायपोल को एक पर्टिकुलर 30 से 60 डिग्री रोटेट करने में, तो डायपोल पर इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क का फॉर्मूला ये होगा U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डायपोल एंड दिस इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल। एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल, लेकिन एक्सटर्नल फोर्स का वर्क इस फॉर्मूले से निकालने की लिमिटेशन है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायपोल इज इक्वल टू 0, और इस इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क निकालने के लिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो या नहीं हो ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल होगा। और अब अगर एक्सटर्नल फोर्स का वर्क निकालना हो और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नॉन जीरो हो तो ये फॉर्मूला नहीं लग सकता, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम से क्वेश्चन सॉल्व होगा। इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क तो यहां से आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में जो भी चेंज दे रखा है वो यहां रख देंगे तो इससे एक्सटर्नल फोर्स का वर्क कैलकुलेट होगा। जैसे इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, calculate work done by electric force to move a dipole from 30 degree to 60 degree। डायपोल को जो इनिशियल में 30 डिग्री पर है उसको 60 डिग्री तक रोटेट करने में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स का वर्क होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। अब थीटा बराबर 30 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था डायपोल की माइनस पीई कॉस थीटा, तो इनिशियल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी माइनस पीई कॉस 30 डिग्री, और कॉस 30 किसके इक्वल होता है √3 डिवाइडेड बाय 2, और फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी आ गई माइनस पीई कॉस 60, तो माइनस पीई बाय 2। नाउ व्हाट विल द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, तो इनिशियल में से फाइनल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। तो ये तो था हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट पहला ये है कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, इट कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है नेगेटिव पॉजिटिव जीरो कुछ भी हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है किसी रीजन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी भी चार्ज के कारण, अब यहाँ इस रूम में से कितना इलेक्ट्रिक, अगर इस रूम में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पास होती है वो इस चीज पर डिपेंड करती है कि इस रीजन से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है। तो अगर नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ज्यादा पास हो रही है तो हम कहेंगे कि इस रूम में से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पासेस थ्रू दैट रीजन। तो इस तरह से हम फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। नाउ इसका एक्सप्रेशन देखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकालने के लिए हमें इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन इंटीग्रेशन तब करेंगे जब जिस रीजन में से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है उस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा। जैसे मुझे मान लो इस पूरे रूम में से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, अगर रूम के अंदर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन करना होगा, और अगर यूनिफॉर्म हो तो बिना इंटीग्रेशन के आंसर निकालेंगे इस तरह से।
अब देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई ए cos थीटा के बराबर है। अब इसमें इन टर्म्स का मीनिंग क्या है वो डिस्कस करते हैं हम। देखिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन करना होगा, और इंटीग्रेशन के लिए एक एलिमेंट लेते हैं। अब एलिमेंट का मतलब इस पूरे रूम में से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है, तो ए का मतलब यहाँ इसका एरिया है, जिस भी रीजन से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है ए उसका एरिया है। तो हम एक रूम में एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, उसके एरिया को डेल्टा ए के सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसका मतलब यह है अच्छा एक और चीज बताएं, एरिया जो है इसको हम स्केलर क्वांटिटी भी ले सकते हैं और वेक्टर भी लेते हैं। तो यहाँ पर एरिया जो है एज अ वेक्टर काम आएगा। अब एज ए एरिया अगर वेक्टर काम आता है तो इसका मतलब क्या है, देखिए जैसे डस्टर है, अब इसकी जो प्लेन टॉप वाली सरफेस है ना, हमेशा एरिया वेक्टर किसी भी सरफेस का जो होता है वो हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, और टुवर्ड्स ऑब्जर्वर होता है एरिया वेक्टर पॉजिटिव। जैसे ये ऊपर वाली टॉप सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ इधर होगा। ये साइड वाला जो स्क्वायर फेस है इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की तरफ आएगा। इसी तरह से इस वाले फेस का एरिया वेक्टर इस तरफ आएगा, और जो मेरी तरफ फेस है उसका एरिया वेक्टर मेरी तरफ आएगा। इस बॉटम सरफेस का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड आएगा इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ये बताओ छत का एरिया वेक्टर किधर आएगा, मैं रूम के अंदर हूं तो मैं ऑब्जर्वर हूं तो मेरी तरफ आएगा नीचे की तरफ, और फर्श का अपवर्ड आएगा, इस वाली दीवार का इधर की तरफ, इस वाली वॉल का एरिया वेक्टर इधर की तरफ। तो एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। अब जैसे मान लो यहां ये एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। अब सिलेंडर में तीन सरफेसेस होती है, एक तो ये कर्व्ड सरफेस, सिलेंडर में एक कर्व्ड सरफेस होती है जिसका एरिया होता है 2 पाई r इनटू इसकी लेंथ। एक ये प्लेन सरफेस होती है इधर की, इसका ये डिस्क नुमा है तो इसका एरिया होगा पाई r स्क्वायर। एक इधर भी प्लेन सरफेस जिसका एरिया भी पाई r स्क्वायर। अब अगर इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखेंगे तो हम मान के चलेंगे ऑब्जर्वर इस सिलेंडर के बाहर है, सिलेंडर के अंदर तो है नहीं। तो ये बताओ ये वाली जो प्लेन सरफेस है इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर की तरफ। इस वाली सरफेस का एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर। अब जो कर्व्ड सरफेस है इसका एरिया वेक्टर हर पॉइंट पर अलग अलग डायरेक्शन में होगा। इस सरफेस जैसे इस पॉइंट में निकालूंगा तो इस पॉइंट के परपेंडिकुलर इधर, यहां निकालूंगा तो इधर की तरफ। इस तरह से हर पॉइंट पर इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो एरिया वेक्टर के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना है वो क्या है, इट्स डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस। Direction of area vector is always perpendicular to its surface and towards observer we will consider as positive direction. अब यहां पर जैसे हम इसकी बात करें, ये थीटा का मतलब लिख लो, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अब देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने एरिया से डॉट प्रोडक्ट किया है ना, डॉट प्रोडक्ट का मतलब स्केलर प्रोडक्ट, और स्केलर प्रोडक्ट में cos थीटा आता है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर अगर इसका जिस रीजन से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है उसका एरिया वेक्टर इधर है, तो वो रीजन या वो सरफेस कहां पर है, सरफेस का तो डायरेक्शन एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस किधर है, इस एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर। ये सरफेस का डायरेक्शन होगा, ये एंगल 90 यहां सरफेस होगी। जिस सरफेस में से पास होने वाला फ्लक्स मुझे निकालना है वो सरफेस ही है, या तो इसमें सरफेस होगी या लूप होगा। सरफेस या लूप में से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है तो लूप या सरफेस इस डैश डैश वाले लाइन के अलोंग होगी। अब हमें इस फॉर्मूले में हमें जनरली क्वेश्चन में ये वाला एंगल दे रखा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज एट एन एंगल ऑफ सर्टेन एंगल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लूप। तो ये एंगल हमें क्वेश्चन में गिवन होता है अल्फा, जबकि यहां फॉर्मूले में हमें एंगल थीटा रखना होता है। तो थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज पर ध्यान देना, इन जनरल क्वेश्चन की लैंग्वेज में एंगल अल्फा दे रखा होता है। अब जैसे मान लो अल्फा की वैल्यू आपको क्वेश्चन में 30 डिग्री दे रखी है, तो थीटा कितना होगा 90 - 30 60 डिग्री आ जाएगा, यही है ना मतलब। जैसे मैं मान लो एक क्वेश्चन में दिखाता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस
तो पैरेलल का मतलब 0 डिग्री होता है ना, पैरेलल का मतलब 0 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस, तो सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 डिग्री एंगल बना रहा है, तो सरफेस से जो एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है वो अल्फा कहलाता है, थीटा अल्फा कहलाता है ना। तो अल्फा 0 है तो थीटा क्या होगा, क्योंकि थीटा और अल्फा का सम 90 डिग्री फिक्स है, थीटा और अल्फा का सम 90 डिग्री, अगर अल्फा 0 है तो थीटा क्या होगा 90 डिग्री के बराबर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो अल्फा 0 है और थीटा 90 है, और थीटा अगर 90 हो गया तो इस फॉर्मूले से फ्लक्स 0 हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है तो उससे पास होने वाला फ्लक्स 0 के बराबर होगा, ये इसका मतलब है। तो ये थोड़ा सा हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज में ध्यान रखना होगा। इन जनरल क्वेश्चंस में हमें अल्फा दे रखा होता है, तो जो एंगल दे उसको 90 में से सब्ट्रैक्ट करना और यहां रखना, तो वो थीटा आएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म का कांसेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, ये बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है या नॉन, हर जगह पर एक जैसा इलेक्ट्रिक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में कहीं x y और z आ रहा है क्या, इसके वैल्यू में कहीं x y z नहीं आ रहा, क्योंकि x आता है तो x की वैल्यू यहाँ अलग होती है, यहाँ अलग होती है x कोऑर्डिनेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अलग होगा यहाँ अलग होगा, तो इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं x y z नहीं आ रहा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और यूनिफॉर्म है तो फ्लक्स निकालने के लिए इंटीग्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ई डॉट ऐसे निकाल सकते हैं फ्लक्स। अब एरिया दे रखा है 3, ये तो एरिया का मैग्नीट्यूड है। अब एरिया वेक्टर कैसे निकालूंगा, एरिया वेक्टर निकालूंगा इसका मैग्नीट्यूड इनटू इसका डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड तो इसका 3 दे रखा है, अब इसका डायरेक्शन किधर है, हमें क्वेश्चन में कहा है जिस लूप या सरफेस के पास होने वाला फ्लक्स निकालना है मुझे, उसका एरिया तो 3 है और वो कहां रखा हुआ है xy प्लेन में, दिस लूप इज इन xy प्लेन, अगर लूप xy प्लेन में है तो एरिया वेक्टर तो हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जिसमें लूप रखा रहता है, तो लूप अगर xy प्लेन में है तो इसके परपेंडिकुलर में कौन सा डायरेक्शन होता है, xy के एक्सिस के अबाउट कौन सा, x और y दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन होती है z एक्सिस, तो z एक्सिस है इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, और z डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर इन z डायरेक्शन, और z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है k के, तो इसका मतलब एरिया वेक्टर का यूनिट वेक्टर z डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर k के बराबर है, तो हमें यहाँ एरिया दे रखा है 3 k, ये एरिया की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है। अब एरिया नॉन है, इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन है, तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर दें, अब डॉट प्रोडक्ट करना आता है, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, x और x के कोएफिशिएंट को आपस में मल्टीप्लाई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट है 2 और एरिया का x कंपोनेंट i नहीं है ना, तो 0 है, तो 0 लिखूंगा, ऐसे j का कोएफिशिएंट है -3 और उसमें 0 है, और इसमें k का कोएफिशिएंट है 4 और उसमें कितना है 3, तो 4 into 3, तो आंसर हो गया 12, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे।
अब देखो ये क्यूब है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एज डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके अंदर एक क्यूब रखा हुआ है। मुझे इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है और क्यूब की साइड की लेंथ कितनी है, एल है। क्यूब में तीनों साइडें बराबर होती है, उनकी लेंथ एल है। अब इस क्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है, कितना होगा। यस, क्वेश्चन क्लियर हो गया। इस ट्यूब से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। तो बताओ ट्यूब में कितने फेज होते हैं, टोटल 6 फेज होते हैं ना। ट्यूब में टोटल 6 फेज होते हैं। अब ये वाला जो फेज मैं डायग्राम में बना रहा हूं, इसका एरिया वेक्टर तो ऊपर की तरफ होगा, इसका एरिया वेक्टर जो ऊपर की तरफ है, इसका एरिया किस डायरेक्शन में है, इधर की तरफ है। और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो इस ऊपर वाले फेस के लिए बात करूंगा तो एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, 90। तो फ्लक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो इस ऊपर वाले फ्लक्स फेस से पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, 0 के बराबर। इसी तरह से यहाँ ये नीचे वाला फेज है, इसमें भी 0 हो जाएगा। इसका एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इन दोनों फेज से पास होने वाला फ्लक्स 0। इसके अलावा देखो, जैसे मान लो ये हमारा क्यूब है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये जो ऊपर वाला फेज है इसका एरिया वेक्टर ऊपर, तो एरिया वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो एंगल 90 है। तो इस ऊपर वाले से 0 समझ में आया। तो बताओ इस क्यूब में जो 6 फेज हैं उनमें से कितनों के बीच एंगल 90 डिग्री है। एक तो टॉप वाले से, एक बॉटम से भी 90 होगा, और इस वाले फेज से इसका एरिया वेक्टर इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ, तो इससे भी 0, और एक मेरी तरफ वाला फेज है, इससे भी 0। तो 4 फेज से फ्लक्स 0 आ गया। अब बचे कितने, 2। और 2 कौन कौन से, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में है तो ये वाला जो फेज है इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। तो अब देखिए यहां वाला जो फेज है इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ है, तो अब यहां वाले फेज से पास होने वाला फ्लक्स तो कितना हो जाएगा, यहां थीटा 0 है ना, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स कितना हो गया, E इंटू ए, प्लस में आ गया, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। और यहां वाला जो फेज है इसका एरिया वेक्टर इधर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट है, तो थीटा 180 है और cos 180 माइनस होता है। तो इस वाले फेज से पास होने वाला फ्लक्स माइनस EA के बराबर होगा। और बाकी 4 से 0 आ रहा है, तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया, 0 के बराबर। इस पूरे क्यूब से पास होने वाला नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 के बराबर होगा। ये इसका सॉल्यूशन। तो इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स 0 होता है। अब देखो अभी मैंने ये क्यूब कहां रखा था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा था ना। और ये क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, चारों तरफ से बंद है, इसका कोई ढक्कन ओपन नहीं है। तो अगर कोई क्लोज सरफेस किसी भी शेप और साइज की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हो तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स 0 होता है। लिखो इस रिजल्ट को, फ्लक्स फ्रॉम क्लोज्ड सरफेस इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। चाहे उस क्लोज सरफेस का शेप और साइज कैसा भी हो, ये तो समझाने के लिए अपन को निकालना आसान था इसलिए क्यूब लिया। लेकिन क्यूब की जगह कैसा भी शेप हो इसका, सिलेंडर हो, स्फीयर हो, क्लोज सरफेस होनी चाहिए, तो उससे पास होने वाला टोटल फ्लक्स हमेशा 0। लेकिन ये 0 तभी होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में 0 होना जरूरी नहीं है। तो ये इसका मतलब हुआ इस पूरे क्यूब से पास होने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा।
अब देखिए ये एक स्क्वायर है एल साइड का, इस स्क्वायर के किसी एक वर्टेक्स पर एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है इस कॉर्नर पर। तो इस चार्ज के कारण इस स्क्वायर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है क्या होगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू दिस स्क्वायर। इस स्क्वायर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें कैलकुलेट करना है क्या होगा। अब देखिए इस स्क्वायर से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालूंगा। यहां पर जैसे इस स्क्वायर के अंदर एक पॉइंट कंसीडर करें हम, इस स्क्वायर के अंदर कहीं भी रैंडमली पॉइंट ले लेता हूं। अब यहां इस ए पॉइंट पर अगर इस स्क्वायर के चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो उसका डायरेक्शन इसके प्लेन में इधर आएगा। देखो ये पूरा एक सिंगल प्लेन है कॉपी का। अब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूँ तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन की डायरेक्शन में इधर आया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस कॉपी के या बोर्ड के प्लेन में। अब इस स्क्वायर का एरिया वेक्टर किधर है, आउटवर्ड। तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है 90। तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो होगा। तो यहाँ इसमें इस स्क्वायर शीट में यहाँ पॉइंट कंसीडर करोगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, देखिए एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। तो हर पॉइंट पर E और एरिया के बीच में एंगल 90 है, तो हर रीजन से पास होने वाला फ्लक्स जीरो। तो पूरे इस स्क्वायर से पास होने वाला फ्लक्स भी जीरो के बराबर होगा। अब देखो इसको मैं ऐसे समझाता हूं कि यहाँ जैसे बोर्ड है, ये स्क्वायर शीट है या रेक्टेंगुलर शीट है, अगर इस कॉर्नर पर एक पॉइंट चार्ज रख दोगे तो इस पॉइंट चार्ज के कारण इस बोर्ड से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो होगा, क्योंकि इस बोर्ड का एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर और इस बोर्ड में कहीं भी पॉइंट कंसीडर करूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस बोर्ड के प्लेन में होगा और एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है, तो इससे पास होने वाला फ्लक्स जीरो हो जाएगा। इसी तरह से मान लो हमारा एक क्यूब हो, हमने एक क्यूब कंसीडर किया, पहले की तरह क्यूब लेते हैं। अब यहां इस क्यूब के एक कॉर्नर पे मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा, इस क्यूब के कॉर्नर पे एक पॉइंट चार्ज रखा, तो इस पॉइंट चार्ज के कारण कौन कौन से फेज, क्यूब में 6 फेज होते हैं, तो कौन से फेज से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा। देखो क्यूब में जो 6 फेज होते हैं उनमें से जो जो फेज इस पॉइंट से पास होंगे ना, अगर ये पॉइंट ए पर चार्ज रखा है तो इस ए पॉइंट से पास होने वाले फेज से, स्क्वायर फेज से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा। एक तो ये ऊपर टॉप का, एक ये वाला और एक ये फ्रंट का, तो इन तीन से पास होने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। तो ए पॉइंट पर अगर चार्ज रखा है तो इस चार्ज के कारण उन सारे फेजेस से पास होने वाला फ्लक्स जीरो होगा जो ए पॉइंट से पास होंगे। जैसे मान लो ये रूम है, रूम में ये जो छत वाला कॉर्नर है इस पर मैं एक पॉइंट चार्ज रख देता हूं तो उसके कारण इस दीवार से पास होने वाला फ्लक्स जीरो, छत से जीरो और इस वाली दीवार से जीरो। अब बाकी के जो 3 फेज हैं उनसे नॉन जीरो होगा, बाकी के 3 फेज से फ्लक्स जीरो नॉन जीरो होगा। ये बताओ सिमेट्री से देखकर कि अगर ये पॉइंट चार्ज है बाकी 3 से नॉन जीरो है तो क्या तीनों से बराबर होगा या नहीं। बाकी जितने भी 3 है ना उनसे रिमेनिंग से बराबर होगा, 4, 5 और 6 इनसे पास होने वाला फ्लक्स बराबर होगा, उसकी वैल्यू आएगी Q अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय 3। ये अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बस रिजल्ट लिख रहा हूं। ये एक्सप्लेन हम जब गाउस का लॉ पढ़ लेंगे उससे हम समझेंगे इसको। बट अगर क्यूब के एक कॉर्नर पर मैं एक पॉइंट चार्ज रखता हूं तो उस कॉर्नर से पास होने वाले 3 फेज से पास होने वाला फ्लक्स तो जीरो होता है और रिमेनिंग जो 3 फेज होते हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन पर है, इससे सिमेट्रिकल पोजीशन पर है, तो तीनों से बराबर बराबर होगा। तो किसी एक इंडिविजुअल से इतना फ्लक्स पास होगा ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे इस व्हाट्सएप नंबर पर जुड़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल स्पीड अप कर सकते हैं। स्टे होम, बी हेल्दी।
थैंक यू।